हेलो गाइस, वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 1 आयुष काम्यम अध्याय की। तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय जिसका नाम है आयुष काम्यम अध्याय, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इसमें चैप्टर के शुरू में ही सबसे पहले बताया गया है मंगल आचरणम। जो यहाँ पे है प्रथम अध्याय में सबसे पहले बताया गया है मंगल आचरणम। तो मंगल आचरणम में ये श्लोक दे रखा है, राग आदि रोगान सतत अनुष्ठान शेष काय प्रसरतान शेषान और सुखे मोह अर्ति अज्ञान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मे। इसकी जो हिंदी दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है नीचे। जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता मोह तथा अर्ति को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया, उस अपूर्व वैद्य को हमारा नमस्कार। यानी कि नमस्कार करते हुए ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये बताते हैं कि जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर हैं उनका ग्रुप जिससे मनुष्य ग्रसित रहता है या जो मनुष्य को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने भी नष्ट किया, जिस वैद्य ने नष्ट किया, उसको हम नमस्कार करते हैं। यानी कि जिसने ये चैप्टर लिखा है ग्रंथकार, उसको हम नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। मंगल आचरण के बाद चैप्टर में जो चैप्टर है हमारा यहाँ से शुरू होता है आयुर्वेद का प्रयोजन। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, आपको ये श्लोक तो याद ही होना चाहिए, इसको रट लेना है, आयुर्वेद का प्रयोजन, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये इससे क्वेश्चन पीजी में भी बनते हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद के प्रयोजन में बताया गया है, आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधेय परम आदरे। धर्म अर्थ सुख नामक इन तीन पुरुषार्थ का साधन आयु है, अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति सुख आयु की कामना करते हैं या लंबी आयु जिनको चाहिए, वो या जो धर्म अर्थ या काम की इच्छा रखते हैं, उनको आयुर्वेद में जो उपदेश दिए गए हैं उनका परम आदर करना चाहिए। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो यही आयुर्वेद का प्रयोजन है, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अष्टांग हृदय में और चरक संहिता में दोनों अलग अलग तरीके से बताया गया है। अष्टांग हृदय में सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ कि सबसे पहले जो आयुर्वेद अवतरण का मीनिंग है कि जो आयुर्वेद है वो पृथ्वी पर कैसे आया, हम लोगों के पास आयुर्वेद कैसे आया। तो इसमें दे रखा है कि सबसे पहले जो आयुर्वेद है वो ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी के बाद दक्ष प्रजापति के पास, दक्ष प्रजापति के बाद दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को पढ़ाया, अश्विनी कुमारों को पढ़ाया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को पढ़ाया और इंद्र ने पुनर्वसु आत्रेय को पढ़ाया, पुनर्वसु आत्रेय। और पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को पढ़ाया, 6 शिष्यों को पढ़ाया। और 6 जिसमें से 6 शिष्यों के नाम हैं अग्निवेश भेल, जिनमें 6 शिष्यों के नाम हैं अग्निवेश भेल जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणी। इन लोगों को अग्निवेश ने पढ़ाया। फिर इनके बाद इन लोगों ने अपनी अपनी संहिताएं लिखी और वो हम लोगों के पास हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। उनको भी हम नहीं पढ़ते क्योंकि उन्होंने मोस्टली जो है संस्कृत में श्लोक लिखे थे, हम जो हैं टीकाएं पढ़ते हैं मोस्टली। तो ये आयुर्वेद अवतरण का मीनिंग है कि आयुर्वेद कैसे आया। सबसे पहले यहाँ बता रखा है ब्रह्मा जी के बाद आया ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण करके दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया था या पढ़ाया था। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इंद्र को पढ़ाया था और उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया था। आत्रेय थे, उनके 6 शिष्य थे, उन्होंने अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ाया था। फिर उसके बाद जो 6 शिष्य थे, उन 6 शिष्यों ने अपने अलग अलग आयुर्वेद शास्त्रों या तंत्रों की रचना की थी। जैसे कि अग्निवेश तंत्र, जिसको हम चरक संहिता के नाम अग्निवेश ने करा था, अग्निवेश तंत्र, जिसको हम अग्निवेश तंत्र को हम चरक संहिता के नाम से पढ़ते हैं। हारित ने अपने नाम से संहिता बनाई थी, जिसको हारित संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक के ऊपर, जो है इसका स्वरूप, आयुर्वेद का स्वरूप।
इसमें है तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सार्तोच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तरम। तो इसमें बताया गया है अष्टांग हृदय के स्वरूप में कि महर्षि वाग्भट का कथन है कि इधर उधर बिखरे हुए उन प्राचीन ग्रंथों में से उत्तम सार को लेकर यह संग्रह किया गया है। यानी कि जो भी ग्रंथ इधर उधर बिखरे हुए थे, यानी कि कुछ संहिताएं इधर बिखरी हुई थी, कुछ उधर बिखरी हुई थी, तो अष्टांग हृदय ने उन सभी संहिताओं में से जो श्रेष्ठ था, जो सार था, उसको एक जगह ले लिया और यहाँ पे संग्रह किया, जिससे कि अष्टांग हृदय बना। प्रस्तुत यह संग्रह ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदय है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विषय न अत्यंत संक्षेप से न अत्यंत विस्तार से ही कहे गए हैं। इसमें इस ग्रंथ में जो भी विषय कहे गए हैं, जो वो ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और जो श्रेष्ठ हैं वही अष्टांग संग्रह में बताए गए हैं। इसके बाद जो ये अलग से है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो बच्चों के लिए संहिता है वो काश्यप संहिता बताई गई है, और जो सुश्रुत संहिता है वो शल्य चिकित्सा प्रधान, यानी कि सर्जरी में जो श्रेष्ठ संहिता है वो सुश्रुत संहिता है सर्जरी के लिए, और मेडिसिन के लिए चरक संहिता श्रेष्ठ बताई गई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है आयुर्वेद के 8 अंग। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये भी आपको याद करना ही करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देख लेते हैं। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान अष्टावंगानी तस्याहुः चिकित्सा येषु संश्रिता। तो आयुर्वेद के 8 अंग इस श्लोक में बताए गए हैं। जो पहला है काय चिकित्सा, दूसरा है बाल तंत्र, और तीसरा है गृह चिकित्सा, जिसको भूत विद्या भी बोला जाता है, और फिर है ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा तथा वृष चिकित्सा। ये 8 अंग कहे गए हैं। इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। जो ये 8 बताए गए हैं अंग, इन्हीं के ऊपर जो पूरी चिकित्सा है, यानी पूरा ट्रीटमेंट है, बेस्ड होता है। जो काय चिकित्सा है वो मेडिसिन होती है, उसमें काय चिकित्सा में मेडिसिन वगैरह देखते हैं हम। बाल तंत्र यानी कौमार भृत्य, जो बच्चों से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं या जो भी बच्चों के अंदर परेशानी होती है वो हम बाल तंत्र में देखते हैं। गृह चिकित्सा में हम भूत विद्या का जो है भूत विद्या से रिलेटेड यानी मेंटल डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड हम देखते हैं। ऊर्ध्वांग चिकित्सा ऊर्ध्व यानी कि ऊपर के अंग, यानी कि शालक्य तंत्र, इसमें हम देखते हैं ईएनटी मतलब आई नोज़, ये जो होते हैं इनमें हम इसकी चिकित्सा करते हैं। अब आगे हमारी नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी तो हम सब लोगों को पता ही है कि जो मेडिकल है उसमें श्रेष्ठ होती है। दंष्टा चिकित्सा नेक्स्ट है। दंष्टा चिकित्सा यानी कि विष चिकित्सा, जैसे हमें सांप वगैरह काट लेते हैं, उससे जो है विष हमारे शरीर में फैल जाता है, तो उसकी जो चिकित्सा होती है वो उसे हम देखते हैं दंष्टा विष चिकित्सा में। इसको हम अगत तंत्र के नाम से जानते हैं, ये 2nd ईयर का सब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारी जरा चिकित्सा, रसायन तंत्र। जरा चिकित्सा में हम देखते हैं जो एज के लिए हम एज जो बढ़ाए, जो हमारी आयु को बढ़ाए, रोगों का नाश करे, उसमें हम रसायन चिकित्सा में देखते हैं। फिर नेक्स्ट है वृष चिकित्सा यानी वाजीकरण तंत्र, इसमें हम वाजीकरण से रिलेटेड सब कुछ हम देखते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे विमर्श में दे रखा है, विमर्श चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इसको हम अपने नोट्स में या कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें साफ साफ दे रखा है कि जो काय चिकित्सा है, काय चिकित्सा में इसी में संपूर्ण शरीर में पीड़ित करने वाले आमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय मिलता है। जो हमारे जो जनरल फिजिशियन होते हैं, जनरल फिजिशियन लाइक बुखार वगैरह जो आता है या कुछ भी पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो काय चिकित्सा या जनरल फिजिशियन देखते हैं। इसमें तो इसे काय चिकित्सा नामक पृथक अंग कहते हैं। इसे काय चिकित्सा कहते हैं। इसमें हमारे संपूर्ण बॉडी से जो हमारा आमाशय, यानी कि आमाशय मतलब जो हमारा स्टमक है, आमाशय स्टमक, और पक्वाशय यानी कि इंटेस्टाइन और स्टमक से रिलेटेड जितने भी हमारे रोग होते हैं उनकी शांति का उपाय काय चिकित्सा में किया जाता है। काय चिकित्सा के बाद जो हमारा दूसरा था बाल तंत्र में मैंने आपको बताया था कि बच्चों से रिलेटेड हम सब चीज़ें देखते हैं। तो इसमें दे रखा है बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल तथा धातुओं आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है, क्योंकि इनकी सभी प्रकार की
तो बाल तंत्र में बच्चों से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती हैं उसको बाल तंत्र के अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद है नंबर 3 पे है ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या। इसमें असुर, देव, पूतना आदि ग्रहों से आविष्ट प्राणियों के लिए शांतिकर्म की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। इसको हम शालक्य तंत्र भी कहते हैं। इसमें हम ENT की जो भी डिसीज़ होती हैं उनको देखते हैं। ऊर्ध्वजत्रुगत आँख, मुख, कान, नासिका आधारित रोगों की शलाका आदि द्वारा चिकित्सा ही इस अंग का प्रधान क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र को आयुर्वेद में 8 अंगों में प्रधान माना गया है, जो कि 8 अंग आयुर्वेद के जो प्रधान 8 अंग हैं उसमें भी जो श्रेष्ठ है वो शल्य तंत्र को बताया गया है। शल्य तंत्र यानी कि सुश्रुत संहिता, इसमें ही सर्जरी के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दंष्ट्रा चिकित्सा। दंष्ट्रा चिकित्सा को अगध तंत्र भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि अगध तंत्र उसे कहते हैं जिसमें सर्प आदि जंगम तथा वत्सव आदि स्थावर विषयों के लक्षणों का एवं विविध प्रकार के मिश्रित विषयों का वर्णन तथा उनके शांति के उपायों का वर्णन हो। उसके बाद देखते हैं कल्प स्थान सुश्रुत संहिता का जो कल्प स्थान में उसमें विष चिकित्सा का ही कल्पना की गई है, इसलिए उसका नाम कल्प स्थान है। विष की जो चिकित्सा होती है उसकी ही कल्पना की गई है, इसलिए उस स्थान का नाम कल्प स्थान रखा गया है। इसके बाद जो 7th हमने माना था जरा चिकित्सा यानी कि एंटी एज के विपरीत जो एज को रोक दे, यानी कि बुढ़ापे को आने से रोक दे। जरा का मतलब है बुढ़ापे को रोके, जिसमें बुढ़ापे को रोकने के लिए रसायन दिए जाएं या रोगों की शांति की जाए, उसे जरा चिकित्सा कहते हैं। इसके बाद है वृष चिकित्सा को वाजीकरण तंत्र भी कहते हैं। इसमें बताया गया है वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता है, दूषित शुक्र को शुद्ध करता है, क्षीण शुक्र को बढ़ाता है, सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्देश करता है। जो यानी मतलब जो स्पर्म जो दूषित हो गए हैं उसका जो स्पर्म कम हो गए हैं उसको बढ़ाने के लिए, जो सूखे हुए स्पर्म हैं उनके उत्पादन को यानी कि उनको बढ़ाने के लिए निर्देश किया गया हो, उस तंत्र को वाजीकरण तंत्र कहा गया है। ये 8 तंत्र हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोषों का वर्णन। आयुर्वेद शास्त्र में संक्षेपतः 3 ही दोष माने गए हैं, वात, पित्त तथा कफ। इसको भी श्लोक को आप याद कर सकते हैं। इसमें बताया गया है वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासः। छोटा सा श्लोक है, इजी भी है, याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो शरीर है उसमें 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ। वात से हम जो वायु है उसको लेते हैं, पित्त से हम जो हमारी जठराग्नि है उसको लेते हैं, कफ जो हमारा लिक्विड पोर्शन होता है बॉडी में उसको हम लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले श्लोक में बताया गया है विकृत अविकृत दोष। विकृत यानी कि जो दोष हैं वो विकृत हो गए हैं, यानी कि इम्बैलेंस हो गए हैं, और अविकृत यानी कि नेचुरल फॉर्म में जो दोष हमारे शरीर में स्थित हैं उनके क्या कर्म हैं। विकृत अविकृताम देहम घनंती च वर्तयंती च। ये श्लोक भी याद कर लें तो अच्छा रहेगा। ये तीनों वात आदि यानी कि वात, पित्त तथा कफ दोष विकृत असम अर्थात बढ़े हुए या छीड़ हुए, यानी कि दोष विकृत यानी कि जो बॉडी में दूषित हो गए हैं, या तो वो दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं शरीर में या वो दोष बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं शरीर में, तो वो शरीर का विनाश कर देते हैं। तथा अविकृत यानी कि जो नेचुरल फॉर्म में दोष हैं वो शरीर को जीवन दान करते हैं अथवा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि जो वात पित्त कफ हैं अगर वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या बहुत कम रहेंगे तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी, हम बीमार पड़ेंगे और बहुत सारे रोग हमें हो जाएंगे। लेकिन अगर वही वात पित्त कफ नेचुरल फॉर्म में रहते हैं या सम अवस्था में रहते हैं तो हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसमें ये बताया गया है दोषों के कर्म में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल। इस श्लोक में बताया गया है जो दोष हैं उनके क्या क्या स्थान हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि दोषों का जो काल है वो कौन सा है, प्रकोप काल, जिसमें प्रकोप होता है दोषों का। तो ते व्यापी नो अपि हृन्नाभ्योर्ध्व संश्रया। ये तीनों वातादि दोष सदा समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में रहते हैं। फिर भी नाभि से निचले भाग में वायु, नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त तथा हृदय के ऊपरी भाग में कफ का स्थान है। तो हम इस तरीके से ये मान लेते हैं, ये बॉडी है, इसमें
यहाँ नाभि है, नाभि से नीचे का जो पार्ट होगा इसमें रहता है वात। और नाभि से ऊपर यानी कि जो यहाँ पे हमारा हर्ट रहता है, तो यहाँ पे रहता है हर्ट तक, नाभि से लेके हर्ट तक रहता है पित्त यानी कि जठराग्नि, ये सब जितनी भी अग्नियाँ हैं यानी कि जो हमारे ड्यूडिनम स्टमक, जो अम्ल यानी कि एसिडिक जो पोर्शन होता है उसे हम पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर हर्ट से ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये जो ग्रीवा है, मस्तिष्क है, ये सब यहाँ पे जो होता है प्रधान रूप में रहता है कफ। यहाँ पे प्रधान रूप में कफ रहता है, यहाँ पे प्रधान रूप में कफ रहता है, और फिर पित्त, और फिर सबसे नीचे वात। तो यहाँ पे नीचे वात, यहाँ पे पित्त और यहाँ पे कफ। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में बताया गया है व्यय आदि के अनुसार काल। व्यय मतलब कि एज, व्यय यानी कि आयु या एज को बताया गया है। आयु या एज, आयु मतलब एक होती है बाल अवस्था, एक होती है युवावस्था, एक होती है वृद्धावस्था। बाल यानी कि जो बच्चे होते हैं, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो यद्यपि ये दोष सदा गतिशील रहते हैं, तथापि व्यय के अंतकाल में, व्यय के मध्य काल में तथा व्यय के बाल्यकाल में तथा दिन रात तथा भुक्त के अंत में, मध्य में एवं आदि में विशेष रूप से गतिशील रहते हैं। यानी कि इस श्लोक का मीनिंग ये है कि वात, पित्त और कफ किस तरीके से बढ़ते हैं। यानी कि जो वृद्धावस्था है उसमें वात की वृद्धि रहेगी, और जो हमारी युवा अवस्था है उसमें पित्त की वृद्धि रहेगी, और जो बाल अवस्था है यानी कि जो बच्चों की अवस्था है उसमें कफ की वृद्धि रहेगी। इसमें हम कैसे याद करेंगे? बाल यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा सोते रहते हैं, तो हाँ उसमें क्या बड़ा हुआ रहेगा, प्रकोप रहेगा कफ। और वृद्ध मतलब बूढ़े लोगों के हमेशा पैरों में दर्द रहता है, उनकी बात जो है बड़ी हुई रहती है। और युवावस्था में पित्त यानी कि जो युवावस्था वाले लोग हैं उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं, बाल, युवा एंड वृद्ध कैसे इंक्रीज होंगे? जो बालावस्था है उसमें कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात। इस तरीके से, और इसी तरीके से दिन रात में बताया गया है, दिन तथा रात में, कि सुबह में, दोपहर में और शाम में किस तरीके से। सुबह में हम उठते हैं तो कफ बढ़ा हुआ रहता है, सुबह में कफ बढ़ा हुआ रहता है, और दोपहर में पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और जो शाम के टाइम में वात बढ़ा हुआ रहता है। और इसी तरीके से रात्रि में, जैसे ही हमारी रात्रि की शुरुआत होती है तो रात्रि के प्रथम पहर में हमारा कफ बढ़ा हुआ रहता है, मध्यम में पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और जो जब सुबह होने वाली होती है तब हमारा वात बढ़ा हुआ रहता है। तो आज के लिए यहीं तक, इसके बाद का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।